हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं जावा के कुछ बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स की। इन टॉपिक्स के अंदर आज हम बात करेंगे आउटपुट कैसे देते हैं जावा में, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं और एक्चुअली यूजर से अगर हमें इनपुट लेना है तो वो कैसे करेंगे हम जावा के अंदर। इसमें सबसे पहले बात करेंगे पहले टॉपिक की, यानी आउटपुट कैसे लेते हैं जावा के अंदर। अब आउटपुट के लिए हमें एक लाइन को शुरुआत से ही याद करके रखना है। ये लाइन है हमारी system.out.print हेलो वर्ल्ड। जब हेलो वर्ल्ड इसमें एक वेरिएबल चीज है जिसको आपको याद नहीं रखना, पर बेसिक सिंटैक्स की लाइन कैसे लिखी जा रही है उसे हमें याद रखना है। अब इसका क्या मतलब है, यहां पर आउटपुट के लिए हम एक सिस्टम क्लास का यूज करते हैं। जावा के अंदर क्लासेस क्या होती हैं ये हम एक ऊप्स नाम के टॉपिक में बाद में पढ़ेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। पर अभी के लिए हमें मान के चलना है कि जब भी हम इस लाइन को लिख रहे होंगे मतलब हमारे लिए जावा में आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। और क्या आउटपुट प्रिंट होगा कि जब भी ये पैरेंथेसिस यानी ये जो ब्रेसेस, ये जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं हमारे सेंटेंस में, इसके अंदर अगर हम डबल कोट्स लगा दें और डबल कोट्स के बीच में हम जो भी चीज लिखेंगे वो हमारे लिए हमारी विंडो में यानी कंसोल स्क्रीन में जब हम कोड लिख रहे होंगे उस टाइम पर हमारे यूजर के लिए प्रिंट हो जाएगी। उसके साथ के साथ इस लाइन के बाद एक सेमीकोलन आता है। तो जावा में सारे जो सेंटेंसेस होते हैं, सारी कमांड्स जो होती हैं वो सेमीकोलन से खत्म होती हैं। जब तक आप सेमीकोलन नहीं लगाते तब तक आपकी लाइन चलती रहेगी। जैसे इंग्लिश में अगर हमें किसी लाइन को टर्मिनेट करना होता है, खत्म करना होता है, तो हम वहां पर डॉट लगा देते हैं। हिंदी में हम एक डंडा लगा देते हैं। उसी तरीके से जावा के अंदर या बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम सेमीकोलन लगाते हैं ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर हमारी लाइन, यहाँ पर हमारी कमांड खत्म हो गई है। अब बात करें इस आउटपुट की, तो यहाँ पर डबल कोट्स की जगह बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या अगर हम सिंगल कोट्स लगा लें तो भी क्या हमारा जो आउटपुट है वो प्रिंट हो रहा होगा। तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स यूज करते हैं तो भी आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यूजुअली बाय कन्वेंशन लैंग्वेजेस में, एटलीस्ट जावा में, जब भी हम प्रिंट करवाते हैं तो डबल कोट्स यूज करते हैं स्ट्रिंग्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है कैरेक्टर्स की, मतलब कैरेक्टर्स को जोड़ के हमने एक सेंटेंस बना दिया, एक वर्ड बना दिया, टोकन्स का कलेक्शन बना दिया जिसे अब हम प्रिंट करवा रहे हैं। अब ये हमने काफ़ी सारी बात कर ली है इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट के बारे में। इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब हम कोड कर रहे होंगे। तो इसको एक्चुअली एडिटर में हम लिख कर देखते हैं। यहाँ पर जो हम एडिटर यूज कर रहे हैं दैट इज इंटेलिजे। अब इसके अलावा आप नेटबीन्स, एक्लिप्स जैसे कोई और एडिटर भी यूज कर सकते हैं। अब इस कोड के अंदर हम देख पाएंगे कि यहाँ पर कुछ पैकेज जैसी स्टेटमेंट है, कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर एक क्लास हमें दिख रही है, इस क्लास का नाम हम समझ सकते हैं कि मेन है। यहाँ पर कुछ पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखा हुआ है, इसका नाम भी मेन है। इसके अंदर कुछ कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। तो इस पूरे के पूरे कोड को जो बाय डिफॉल्ट आता है किसी भी एडिटर के अंदर, इसको बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। बॉयलर प्लेट कोड यानी जो कोड पहले से बाय डिफॉल्ट हमें मिला होता है। इस कोड के बारे में हम धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल में पढ़ रहे होंगे कि क्लासेस क्या होती हैं, ये फंक्शन क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैकेज को इंपोर्ट कैसे करते हैं, पैकेज को डिफाइन कैसे करते हैं, कौन से पैकेज के अंदर हमारी फाइलें हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें मानना है कि एडिटर पर हमें जो ये बॉयलर प्लेट बाय डिफ़ॉल्ट कोड दिख रहा है वो ठीक है। हम इसी के अंदर अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। जितना भी हम कोड करने वाले हैं, जब तक हम बाकी चीज़ें सीख नहीं लेते, वो सारा का सारा कोड हम इस मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। यानी इतनी स्पेस में, यहाँ से लेकर अगर नेक्स्ट लाइन, तो इस पूरी स्पेस के अंदर, इस मेन के अंदर, जब ये कर्ली ब्रेसेस से शुरू हो रहा है, कर्ली ब्रेसेस से एंड हो रहा है, इस स्पेस में हम सारा का सारा अपना कोड लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं जावा में आउटपुट की। आउटपुट के लिए हमने एक स्टेटमेंट सीखी है अभी, उसको लिख कर देखते हैं। स्टेटमेंट थी system.out.print और प्रिंट में हमने लगाए थे डबल कोट्स। हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड और बाद में लगाया था सेमीकोलन, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर हमारी लाइन टर्मिनेट कर गई, खत्म हो गई। इस कोड को हमने लिख लिया।
अब यहाँ पर इंटेलिजे में ऊपर जाकर ग्रीन कलर का एक रन बटन होता है कि आपका कोड रन कर जाए जितना भी आपने लिख दिया। इस ग्रीन बटन को हम क्लिक करेंगे तो हमारे लिए नीचे एक आउटपुट स्क्रीन हमें दिख रही होगी। इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं हम, और इस स्क्रीन के अंदर कुछ कुछ आउटपुट प्रिंट हुआ है। ऊपर कुछ हमें लोकेशन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, बट बीच में जो प्रिंट हुआ है वो है हमारा एक्चुअल आउटपुट यानी हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है, उसके बाद प्रिंट हुआ है प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। ये क्यों प्रिंट हुआ है? ये तो हमने डबल कोट्स में नहीं लिखा था। अब इसका मतलब है कि हमारा जो कोड है वो बिना किसी एरर के चल गया, उसमें कोई एरर कोई परेशानी नहीं आई, और हमारा जो आउटपुट है वो हमारे लिए प्रिंट हो गया। अब इस डबल कोट्स के अंदर हम हेलो वर्ल्ड विद जावा भी अगर लिख देते और उसे दोबारा हम एग्जीक्यूट कराते तो आप देखेंगे कि अब हमारी स्ट्रिंग चेंज हो गई है और अब हमारे लिए प्रिंट हो गया है हेलो वर्ल्ड विद जावा। तो बेसिकली इन डबल कोट्स के अंदर हम जो भी कुछ प्रिंट करवाना चाहेंगे वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाएगा एज अ स्ट्रिंग, एज अ सेंटेंस। अब इसके अलावा बात करें तो प्रिंट जो चीज है वो एक फंक्शन है जावा के अंदर। मतलब इस फंक्शन के अंदर आपने स्ट्रिंग पास कर दी है और एक तरीके से जो भी आप इस फंक्शन के अंदर पास करेंगे वो हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा इस विंडो में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग लैंग्वेजेस से आते हैं, जिन्होंने पहले C++ या पाइथन सीखी है, वो समझ पा रहे होंगे कि फंक्शन के अंदर पास किया तो प्रिंट हो गया। नए स्टूडेंट्स को शायद कोई परेशानी हो, पर वो धीरे धीरे टाइम के साथ हमें आदत हो जाएगी। अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि ये एक फंक्शन है, ये एक क्लास है और ये है हमारी स्ट्रिंग जिसे हमने प्रिंट करवाया था। अब इसके अलावा एक और तरीका होता है जावा में प्रिंट करवाने का। उस तरीके को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी लाइन को कॉपी कर देते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। हमने इस लाइन को कॉपी कर दिया। अब अगर इस कोड को हम रन करें तो हमारे लिए आउटपुट स्क्रीन पर जो प्रिंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, हेलो वर्ल्ड विद जावा एंड हेलो वर्ल्ड विद जावा। अब ये तो सेम लाइन में प्रिंट हो गया, बट हमें क्या चाहिए, हमें अलग अलग लाइन पे चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी पहले हमारा प्रिंट हो जाए उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पर अगली चीज प्रिंट करें। और ये चीज कैसे पॉसिबल होगी? ये पॉसिबल होगी जावा के अंदर एक और फंक्शन की हेल्प से, जिसको हम नाम देते हैं println। अब यहां पर अगर हम प्रिंट की जगह println लिख दें तो क्या हो जाएगा, अब इस कोड को दोबारा रन करें तो हमारे लिए आउटपुट कुछ हमें ऐसा दिखेगा, जहां पर हेलो वर्ल्ड विद जावा पहली लाइन में प्रिंट हुआ और प्रिंट की जगह println यूज करने की वजह से पहली जब लाइन प्रिंट हुई होगी उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ गई होगी। अब ये वाली लाइन प्रिंट हुई। अगर हम एक और थर्ड टाइम कुछ प्रिंट करवाना चाहते तो इसको भी नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम यहां पर कर देते println और इसे भी दोबारा रन करें तो हमारे लिए जो तीनों लाइंस हैं वो एक के बाद एक के बाद एक प्रिंट होंगी जिस तरीके से हम चाहते हैं। तो हमने दो मेथड्स देख लिए जावा में आउटपुट प्रिंट करवाने के। एक यूज करता है प्रिंट जिसमें नेक्स्ट लाइन नहीं होती, एक यूज करता है println जिसमें नेक्स्ट लाइन वो दे देता है आउटपुट कुछ भी प्रिंट करवाने के बाद। इसके अलावा एक लाइन का गैप छोड़ने के लिए एक और तरीका होता है जावा में, वो ये होता है कि यहां से अगर हम println हटा दें और अपनी इस स्ट्रिंग के अंदर मतलब डबल कोट्स के अंदर हम लिख दें बैकस्लैश n यानी नेक्स्ट लाइन। मतलब आप इस आउटपुट को प्रिंट कर दीजिए और उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन पे चले जाइए। एक नेक्स्ट लाइन पे आपकी आगे वाली जो चीजें हैं वो सारी हो रही होंगी हमारी स्क्रीन के ऊपर। सेम चीज हम नीचे वाली लाइन में कर देते हैं बैकस्लैश n। अब इस कोड को दोबारा से रन करें तो हम जो आउटपुट ऑब्जर्व करेंगे वो सेम आउटपुट होगा, यानी पहले जैसा। अब हमने println यूज नहीं किया, सिर्फ प्रिंट यूज किया, लेकिन बैकस्लैश n की हेल्प से हमारे पास एक नेक्स्ट लाइन आ गई जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर चला गया। तो इस तरीके से जावा के अंदर तीन तरीके होते हैं आउटपुट को प्रिंट करवाने के। इन तरीकों के बारे में और थोड़ा समझें तो इनमें से सबसे पहला तरीका आता है हमारा प्रिंट का। प्रिंट करने का मतलब हम लाइन लिखेंगे system.out.print।
इस प्रिंट के अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में हम जो भी हमें प्रिंट करवाना है उसको लिख देंगे और एक सेमीकोलन लगा देंगे, तो हमारे लिए आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। बट उस आउटपुट में नेक्स्ट लाइन की जगह नहीं होगी, मतलब उस आउटपुट को लिखने के बाद आप कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी सेम लाइन में प्रिंट होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं जो भी प्रिंट करवा दूं उसके बाद उसी लाइन में कुछ ना प्रिंट हो, सब कुछ नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट एलन। प्रिंट एलन को भी इसी तरीके से यूज करते हैं, system.out.println, फिर लगाते हैं डबल कोट्स, जो हमें लिखना होता है वो हम लिख देते हैं, फिर लगाते हैं टर्मिनेटर यानी हमारा सेमीकोलन, और इसकी वजह से हमारा जो भी आउटपुट है वो प्रिंट होने के बाद हमें एक नेक्स्ट लाइन दे देता है। इसके अलावा एक और तरीका होता है नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने का, जिसमें हम लिखते हैं \n। जब भी किसी सेंटेंस में \n लगा देते हैं तो वहां पर हमारा उससे पहले जो भी प्रिंट हुआ है और उसके बाद जो भी प्रिंट हुआ है, सपोज करते हैं पहले प्रिंट होना था A, बाद में प्रिंट होना था B, तो A के बाद B जब भी प्रिंट होगा तो वो नेक्स्ट लाइन में जाकर प्रिंट होगा, सेम लाइन में प्रिंट नहीं होगा। इसका एक एग्जाम्पल कोड में देखते हैं। अगर हम अपनी दोनों लाइंस को हटा दें और यहां पर लिखें हेलो वर्ल्ड विद जावा फ्रॉम अपनी कक्षा, और इसे अगर हम रन करें तो आउटपुट में देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड विद जावा तो पहले प्रिंट हुआ और फ्रॉम अपनी कक्षा प्रिंट हुआ नेक्स्ट लाइन में। तो यही मैजिक है \n का, जो भी उसके बाद होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता जाएगा। अगर हम यहां पर 2 \n लगा दें तो क्या होगा, तो हेलो वर्ल्ड विद जावा प्रिंट होगा फर्स्ट लाइन में, फ्रॉम प्रिंट होगा सेकेंड लाइन में, और \n के बाद जो भी है वो प्रिंट हो रहा होगा उससे नेक्स्ट लाइन में। अब यहाँ पर एक जो छोटी सी स्पेस आई है अपनी के ए से पहले, ये आई है क्योंकि \n के बाद हमने एक स्पेस दिया था वहां पर, तो उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी, स्पेस को हम ऐसे करके हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आउटपुट करने के 3 तरीके देख लिए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं एक क्वेश्चन की। एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं आउटपुट के लिए। क्वेश्चन है प्रिंट द पैटर्न। पैटर्न क्या दिया है, हमें स्टार्स प्रिंट करने हैं। स्टार्स कुछ इस तरीके से प्रिंट करने हैं कि पहली लाइन में हमारे पास सिंगल स्टार हो, दूसरी लाइन में हमारे पास 2 स्टार हो, उसी तरीके से तीसरी लाइन में हमारे पास 3 स्टार्स हो, चौथी लाइन में 4 स्टार्स हो। ये थोड़ा सा हमें एक पैटर्न प्रिंट करना है जो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्प्ले भी किया गया है। इस पैटर्न को हम किस तरीके से प्रिंट करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें 1 स्टार प्रिंट करना है, यानी प्रिंट स्टेटमेंट जिसको शॉर्ट में हमने साउट लिख दिया है, उसके अंदर हमें कुछ स्टार जैसा कुछ लगाना है। दूसरी लाइन लिखनी पड़ेगी जिसमें भी एक प्रिंट स्टेटमेंट और उसमें 2 स्टार लगाने पड़ेंगे। वैसे ही एक तीसरी लाइन लिखनी पड़ेगी जिसमें प्रिंट स्टेटमेंट और उसमें कुछ हमें 3 स्टार लगाने पड़ेंगे, सारे के सारे डबल कोट्स के अंदर। तो ऐसा सा कुछ हमें करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम प्रिंट कर पाएंगे। अब इसी चीज को अगर कोड की हेल्प से करने की कोशिश करें तो अपना पुराना कोड हम हटा देते हैं। अब इंटेलिजे के अंदर एक शॉर्टकट होता है system.out.println, ये हमें पूरी स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े उसकी जगह। तो जब भी हम साउट प्रिंट करते हैं, जब भी हम साउट लिखते हैं, उसके बाद कीबोर्ड पर एक टैब होता है लेफ्ट साइड में, उस टैब को जब हम प्रेस कर देंगे तो हमारे पास system.out.println पूरा का पूरा आ जाता है इंटेलिजे पर। उसमें हम अपने आउटपुट को लिख सकते हैं। उसमें हम लिखेंगे स्टार। अभी हमने 1 स्टार लिख लिया तो एक लाइन में ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें प्रिंट करवाना है तो यहां पर लिख देंगे 2 स्टार। अभी हम यहां पर ln यूज कर रहे हैं। ln इसलिए क्योंकि पहली लाइन में हम सिर्फ 1 ही स्टार चाहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लाइन चाहते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में अगले स्टार्स चाहते हैं। अब सेम चीज हम 4 बार कर दें तो यहां पर प्रिंट करवाएंगे 3 स्टार्स, यहां पर प्रिंट करवाएंगे 4 स्टार्स। तो इस तरीके से हमने 4 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। अब इसे रन करके देखते हैं तो हमारे लिए आउटपुट निकल कर आया है ये, जिसमें पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार्स, तीसरी लाइन में 3 और उसी तरीके से 4th लाइन में 4 स्टार। तो हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है 4 प्रिंट स्टेटमेंट्स को यूज करके। अब आगे जाकर हम जब लूप्स वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे, उसमें जब पैटर्न्स पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर और भी ऑप्टिमाइज तरीके हम सीख रहे होंगे। बट अभी हम बिगिनर स्टेज में हैं, इसीलिए हम बार बार सेम लाइन को लिखकर इस चीज को प्रिंट करवा रहे हैं। धीरे धीरे हम अपने कोड्स को ऑप्टिमाइज करेंगे, बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लेकर जाएंगे, कम कोड में हम बहुत सारा आउटपुट डिस्प्ले करेंगे।
इसके बाद एक क्विज की बात करते हैं सेम आउटपुट के लिए। अब इतने सारे क्विजेज एंड क्वेश्चंस आपको इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि ये जो टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें हमें शुरुआत से ही याद करते हुए चलना है, और बार बार इनके थोड़े क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे दिमाग में थोड़ी चीज़ें बैठ जाएंगी, तो हमें काफ़ी हेल्प होगी जब आगे जाकर हम और एडवांस चीज़ें सीख रहे होंगे, तो ये बेसिक चीज़ें हमें याद होंगी, बैक ऑफ द माइंड पे होंगी। तो क्विज की बात करते हैं। क्विज में एक क्वेश्चन है, हमें प्रिंट करवाना है स्टार और नेक्स्ट लाइन में 2 स्टार, ठीक है। उसके लिए हमें 3 ऑप्शंस दे दिए कोड के, हमें बताना है इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा कोड करेक्ट है। मतलब अगर इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में से कौन सा जो है कोड वो एक्चुअली आउटपुट में ये हमें दे देगा, उसकी बात करते हैं। अब सबसे पहले एनालाइज करते हैं ए को। ए को जब हम एनालाइज करेंगे तो उसमें हमें दिया है system.out.println, println दे दिया, अंदर लिखा है *n, उसके साथ साथ 2 स्टार्स। अब इसे प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रिंट होगा स्टार प्रिंट हुआ, उसके बाद आ गया \n, यानी अब इस सेम लाइन पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सब कुछ इसके बाद प्रिंट होगा। तो \n का मतलब हम नेक्स्ट लाइन पर आ गए, नेक्स्ट लाइन पर हम प्रिंट करवाएंगे 2 स्टार्स, तो 2 स्टार्स हमारे लिए प्रिंट हो गए। इस चीज को अगर आउटपुट से मैच करें तो ये कंप्लीटली मैच हो रही है, मतलब आंसर ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन हम बाकी दोनों स्टेटमेंट्स को भी एनालाइज करेंगे। अब बी की अगर बात करें तो बी में है हमारे पास स्टार, फिर \n, फिर एक और स्टार। तो सबसे पहले तो हम प्रिंट करेंगे स्टार सेम लाइन में, क्योंकि \n नहीं आया तो 2 स्टार प्रिंट हुए। फिर आया \n, यानी हम नेक्स्ट लाइन में चले गए। फिर आया एक और स्टार, तो हम नेक्स्ट लाइन में जाकर स्टार प्रिंट कर देंगे। अब ये जो आउटपुट आया हमारे लिए, ये हमारे इनपुट के, मतलब जो क्वेश्चन में दिया था उसके सेम नहीं है, इसीलिए इसे हम कर देंगे डिस्कार्ड, क्योंकि ये गलत कोड है उस आउटपुट के हिसाब से जो हमें चाहिए था। इसके बाद बात करते हैं सी की। सी के अंदर हमें दिया है **n, बस। तो इसमें क्या होगा, ***, 3 स्टार सेम लाइन पर प्रिंट हो जाएंगी, एंड उसके बाद आएगा \n, यानी हम नेक्स्ट लाइन पर चले जाएंगे। पर उसके बाद कुछ नहीं है, मतलब ये लाइन हमारी खाली रहेगी, तो हमारा आउटपुट आएगा ये, जो कि गलत आउटपुट है जो हमें चाहिए था उसके हिसाब से। इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए। तो हमारे क्विज में जो हम करेक्ट आंसर लिखेंगे वो होगा ए। तो इस तरीके से हमने क्विज को भी सॉल्व कर लिया, एंड आई होप कि काफी अच्छे से हमें समझ आ पा रहा होगा कि हम आउटपुट कैसे देते हैं जावा के अंदर। कौन से 2 से 3 पॉपुलर तरीके हैं जिसके अंदर हम आउटपुट दिखा सकते हैं जावा के अंदर अलग अलग चीजों के लिए। अब बात करते हैं जावा के अंदर वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा का सारा जो कोड होता है। इवन आप बेसिक प्रोग्रामिंग के बाद जब कम्पिटिटिव करते हैं, डीएसए करते हैं, तो वेरिएबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जावा के। तो वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि 11th-12th के अंदर हम मैथ्स में पढ़ते थे कि हमारे वेरिएबल्स होते थे। जैसे कि हमें फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे दिया, इवन 6th-7th क्लास में जब हमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल इनके एरिया निकालने होते थे। सपोज करते हैं हमें दिया है ये रेक्टेंगल जिसमें एक साइड की लेंथ है a, दूसरी साइड की लेंथ है b। अब a की वैल्यू हमने ले ली 25, b की वैल्यू हमने ले ली 10। इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता था 2 × a + b। तो 2 × a + b फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के अंदर मैथ्स की अगर मैथ्स को याद करें तो उसके अंदर a जो था वो एक वेरिएबल था, b एक वेरिएबल था। ये वेरिएबल कैसे थे, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं थी, चेंज होती रहती थी। अब अगले क्वेश्चन में एक और रेक्टेंगल ले सकते हैं, उसमें 2 और 3 रख सकते हैं लेंथ। इसको आप a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए। तो जो वैल्यू है वो अब चेंज हो गई। नाम तो a और b है लेकिन इनकी वैल्यू चेंज हो गई, इसीलिए इन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। तो अगर इस पेरीमीटर को ध्यान से देखें तो इसमें a और b दोनों की वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज हो सकती है, तो इन्हें हम कह देते हैं वेरिएबल। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, इन चीजों को हम कह देते हैं कांस्टेंट। जैसे पेरीमीटर में 2 एक कांस्टेंट है, हमें पता है कि 2 की वैल्यू 2 ही रहती है। जैसे अगर पाई की वैल्यू लें यानी 3.14, वो हमेशा 3.14 यानी 22/7 ही रहेगी, इसीलिए उसे कांस्टेंट कहते हैं। या फिर कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल ले लें, a, b, c, d।
अब d की वैल्यू कभी 35 या d की वैल्यू कभी माई नेम या d की वैल्यू कभी @ d की वैल्यू f नहीं हो सकती, d की वैल्यू d ही रहेगी। इसीलिए इन सारे वर्ड्स को, इन सारे कैरेक्टर्स को, इन सारे नंबर्स को हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि जावा के अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करना मैथ्स के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करने से डिफरेंट कैसे है। हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर की मेमोरी की। ये मेमोरी है हमारे पास जिसके अंदर सारा का सारा डेटा हमारा स्टोर होता है किसी भी कंप्यूटर के अंदर। इसके अंदर डेटा को मान लेते हैं कि वो स्टोर होता है छोटे छोटे ब्लॉक्स में, यानी इस मेमोरी को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है एक तरीके से, और हर पार्ट का अपना एक एड्रेस है। मतलब इस पार्ट का कुछ और एड्रेस है, इसका कुछ और एड्रेस है, इसका कुछ और एड्रेस है। हर एक डिफरेंट एड्रेस पर कोई डिफरेंट डेटा स्टोर होता है। तो इस मेमोरी के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर अलग अलग टाइप का डेटा, बहुत सारा डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर। अब जब भी हम जावा के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं int a इज इक्वल टू 25, int b इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे कि ये int क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। बट एक तरीके से a को हमने बता दिया है कि a एक चीज़ है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 25 है, b एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है। ये कहने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेमोरी में आप एक ब्लॉक पर जाइए, उस ब्लॉक में आप 25 स्टोर कर दीजिए। तो 25 स्टोर कर दिया और उस ब्लॉक को आप नाम दे दीजिए a। इसी तरीके से वेरिएबल बस डिफाइन हो गया जावा के अंदर। कुछ सेम तरीके की चीज़ बी के लिए हुई होगी। मतलब मेमोरी के अंदर हम गए होंगे, उस मेमोरी लोकेशन को हमने नाम दे दिया होगा बी, कि वेरिएबल बी है तो मतलब इस मेमोरी को, इस वैल्यू की लोकेशन को हम नाम दे रहे हैं बी, और यहाँ पर इस लोकेशन के अंदर हमने स्टोर करा दी उसकी एक्चुअल वैल्यू यानी कि 10। तो अब अगर हमें कुछ और भी स्टोर कराना है, जैसे मान लेते हैं अभी तक हम नंबर स्टोर करा रहे थे, अब हम कोई स्ट्रिंग स्टोर करवाना चाहते हैं कि हमें कोई नाम स्टोर कराना है, तो हम क्या करेंगे? कुछ स्ट्रिंग जैसा लिख देंगे, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू लेट्स से टोनी स्टार्क। तो अब क्या होगा? इस स्ट्रिंग को भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। हमने कुछ नेम वेरिएबल बनाया है, नेम नाम का, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराई है टोनी स्टार्क। तो मेमोरी के अंदर यहाँ पर इस लोकेशन को, मतलब किसी भी रैंडम लोकेशन को हम नाम दे देंगे नेम, और इसके अंदर हमारी जो स्ट्रिंग थी वो पूरी की पूरी आकर स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स हैं ये सेम साइज के दिख रहे होंगे, लेकिन मेमोरी के अंदर ये सेम साइज के नहीं होते, इन सब का साइज डिफरेंट होता है। जैसे अगर आपको कोई नंबर स्टोर करवाना है इंट टाइप का, तो उसका जो साइज है वो अलग होगा एक स्ट्रिंग के साइज से। तो हमें रेक्टेंगल्स को, स्क्वायर्स को देख के ये नहीं सोचना कि सेम साइज में ही स्टोर करा रही है चीजें। सारे के सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होता है वो सब डिफरेंट साइज के ब्लॉक्स में स्टोर होता है मेमोरी के अंदर। बट बात यही है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं। अब थोड़ा कोड की हेल्प से समझते हैं कि वेरिएबल्स एक्चुअली होते कैसे हैं, दिखाई कैसे देते हैं कोड के अंदर, क्योंकि थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है, कोड में इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे हैं हमारे कोड में वेरिएबल्स की। इस स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नेम डिफाइन करते हैं। मतलब हमें कोई नाम लिखना है तो वेरिएबल बनाएंगे नेम। अभी के लिए इस वेरिएबल का एक तरीके से टाइप है स्ट्रिंग, बट अभी हम बात नहीं कर रहे स्ट्रिंग की। हम जावा में वेरिएबल्स कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। नेम हमने लिख दिया, उसके अंदर हम कोई भी नेम लिख देंगे। तो ये हमने नेम लिख दिया। ऐसे ही अगर हमें रेक्टेंगल की उसकी साइड्स ए और बी डिफाइन करनी होती तो वो कैसे करते? a इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू 10। तो इस तरीके से हमने अलग अलग स्टेटमेंट्स लिख दी हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। अगर हमें यही एज देनी होती तो वो हम दे देते। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मान लेते हैं कि हमने मार्केट से कोई चीज़ खरीदी, कोई पेंसिल खरीदी जो 25 रुपये और 25 पैसे की है, तो उसका टाइप कुछ और होगा, उसका नाम होगा प्राइस, यानी वेरिएबल का नाम प्राइस, और उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 25.25। तो इस तरीके से बहुत सारे वेरिएबल्स हम अपने कोड के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अब इन वेरिएबल्स की खास बात यह है कि इनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। यानी b की वैल्यू अगर अभी 10 है तो बाद में b की वैल्यू को हम 20 भी कर देंगे,
कोई एरर नहीं आएगा। उसके अलावा अगर हमारा नेम अभी ये है तो बाद में हम इस नेम की वैल्यू को भी चेंज करके कुछ और कर सकते हैं, तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, कोई एरर नहीं आया। अब इसके अलावा बात करते हैं हमारे कोड में कि ये इंट, डबल, स्ट्रिंग, ये सब हमने क्या लिखा है वेरिएबल्स के साथ। तो इन सारी चीजों को जावा के अंदर हम कहते हैं डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो बात करें अगर जावा की, तो जावा इज अ टाइप्ड लैंग्वेज। टाइप्ड लैंग्वेज यानी इस लैंग्वेज के अंदर कोई भी वेरिएबल आपको बताने से पहले ये बताना पड़ता है कि उस वेरिएबल का टाइप क्या है। अगर आप नंबर लिख रहे हैं तो आप कौन से टाइप का नंबर लिख रहे हैं, क्या आप इंटीजर लिख रहे हैं, क्या आप एक फ्लोटिंग वैल्यू वाला नंबर लिख रहे हैं यानी डेसिमल पॉइंट है उस नंबर के अंदर, क्या आप एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं, या क्या आप एक बूलियन या एक कैरेक्टर। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो इन टाइप्स को हमें थोड़ा याद रखना है। तो जावा के अंदर कोई भी वेरिएबल डिफाइन करने से पहले हमें बताना पड़ता है कि उस वेरिएबल का टाइप क्या है, ताकि उसी हिसाब से उसी साइज का ब्लॉक मेमोरी में उसे मिल सके। अब बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट एक वीकली टाइप लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आपको बताना नहीं पड़ता कि आप कौन से टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं। वहां पर आप var लिख दीजिए, let लिख दीजिए, तो आपके लिए वेरिएबल अपने आप वो लैंग्वेज डिटेक्ट कर लेगी। लेकिन जावा के अंदर बताना पड़ता है, C++ के अंदर बताना पड़ता है। तो बात करें तो डेटा टाइप्स की, तो डेटा टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं। इनमें सबसे पहले हैं हमारे प्रिमिटिव टाइप्स यानी बेसिक डेटा टाइप्स, जिन्हें हमें याद रखना है। उसके अलावा होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं, हम खुद एज अ प्रोग्रामर भी इनको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो पहले से जावा के अंदर होते हैं। जावा के अंदर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जिनके नाम है बाइट, शॉर्ट, कैर, बूलियन, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। अब इन सब के अलग अलग काम हैं, इन सब के पास जो मेमोरी का साइज है वो अलग अलग है। अगर इनके बारे में बात करें शॉर्ट में, तो बाइट के पास जो मेमोरी का साइज है वो है 1 बाइट। 1 बाइट यानी 8 बिट्स। अब हमें पता है कंप्यूटर के अंदर कुछ भी चीज स्टोर हो रही थी मेमोरी में, तो वो 0 या 1 की फॉर्म में स्टोर होती है। एक 0 या 1 मतलब 1 बिट। तो इसी तरीके से 8 0 1s ले लें तो वो 1 बाइट यानी कि 8 बिट्स हो जाएगा। तो 1 बाइट जो मेमोरी लेता है दैट इज 1 बाइट। उसी तरीके से अगर बात करें तो कैर एक इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है जो 2 बाइट्स ले लेता है। बूलियन हमारा फिर से 1 बाइट लेता है। इंट हमारा 4 बाइट्स लेता है। लॉन्ग 8 लेता है। फ्लोट भी 4 लेता है। डबल 8 लेता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो डेटा टाइप्स हैं वो अलग अलग नंबर ऑफ बाइट्स ले रहे होते हैं मेमोरी के अंदर। अब आप बोलेंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर तो लेट्स से कि हमारा जो इंट है वो 4 नहीं ले रहा, 2 ले रहा है, तो देयर इज अ फिर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम, क्योंकि ये जो बाइट्स हैं ये 64 बिट के हिसाब से होती हैं। कुछ कुछ सिस्टम्स जो 32 बिट के हिसाब से चलते हैं उनमें मेमोरी एलोकेशन थोड़ा सा कम होता है, तो वो सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड कर सकता है। बट यूजुअली जब भी हम नंबर्स की बात कर रहे होते हैं तो हम 64 बिट्स यानी इन नंबर्स की बात कर रहे होते हैं। अब ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो भी लिंक है हमारे नोट्स का, उसके अंदर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा किसमें कितनी बाइट्स हैं। तो अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है कि कितनी बाइट्स हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम फोकस कर रहे होंगे मोस्टली अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पर, तो हम इन्हीं के बारे में मोस्टली बात कर रहे होंगे, इन्हीं के एग्जांपल्स यूज कर रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में हम इन सब को एक्सप्लोर करेंगे, इन सब को यूज करेंगे। एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप मतलब सोचेंगे भी नहीं कि आप इन चीजों को यूज कर रहे हैं, बस आप ऑटोमेटिकली दिमाग से आएगा और आप यूज कर लेंगे इन चीजों को काफी अच्छे से। अब इन्हीं डेटा टाइप्स को थोड़ा सा कोड की हेल्प से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने 2 वेरिएबल्स बनाएंगे। पहला होगा इंट टाइप का यानी इंटीजर टाइप का, उसमें हम वैल्यू स्टोर करा देंगे 10। दूसरा होगा दूसरे टाइप का, उसमें वैल्यू स्टोर करा देंगे हम 25। तो ये हमने स्टोर करा दिया। अब हम क्या चाहते हैं, हम एक तीसरा वेरिएबल बनाना चाहते हैं इंट टाइप का ही, जिसमें हम सम स्टोर कराएंगे। तो कर देंगे a+b। तो मैथ्स की तरह यहाँ पर भी a+b हो जाता है। इसे अगर हम प्रिंट करवाना चाहें तो s आउट करके टैब, इसमें प्रिंट करवा देंगे सम। देखें क्या आउटपुट निकल कर आता है। तो हमारे लिए जो आउटपुट निकल कर आया है दैट इज 35 यानी 10 + 25। उसी तरीके से अगर यहाँ पर
इसे कर देते हैं कमेंट आउट। अब जावा के अंदर हमने कमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस किए थे। कमेंट्स वो पार्ट होता है कोड का जिसको हम एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, इसको जो कंपाइलर है वो इग्नोर कर देता है। इस पार्ट में अगर आप कोई गलती कर देंगे, मान लेते हैं हम सेमीकोलन हटा देंगे, तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन ऊपर वाली लाइन में सेमीकोलन हटा दिया तो ये रेड लाइन आ गई, मतलब यहाँ एरर है। तो इसीलिए कमेंट्स में हम वो चीज़ें लिख देते हैं जिनको हम अपने कोड के में इंक्लूड नहीं करना चाहते। अगर यहाँ पर हम ले लें डिफरेंस यानी माइनस, तो हम यहाँ कर देंगे b माइनस ए, और उसे हम प्रिंट करवाना चाहें अगर, तो कोड को रन करते हैं तो हमारे लिए प्रिंट हो गया 15 यानी 25 माइनस 10। तो ऐसे ही वेरिएबल्स पर जो हमने डिफरेंट वेरिएबल्स बनाए हैं कोड के अंदर, उन पर आप डिफरेंट ऑपरेशंस लगाएंगे तो उनकी वैल्यू इधर उधर जाती रहेगी। अब अगर बात करें वैल्यू इधर उधर जाने का मतलब, तो कंट्रोल Z कर अगर हम वापस अपनी इनिशियल स्टेटमेंट पर आ जाएं, जो कि ये थी, मतलब हमने सम निकाला था A और B का, तो एक बार एनालाइज करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, सम निकालने का मतलब क्या हुआ। सम निकालने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इंट a इज इक्वल टू 10 करने से एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुई होगी जिसमें हमने स्टोर किया होगा 10 को, एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुई होगी जिसमें हमने स्टोर किया होगा 25 को। तो हमने जो वैल्यूज हैं ऑपोजिट कर दिए हैं। अब a प्लस बी जब हुआ होगा, मतलब 10 प्लस 25 जब हुआ होगा, तो इसका आंसर आएगा 35, जिसे हमने स्टोर किया है एक इंट टाइप की लोकेशन पर जिसका नाम हमने दिया है सम। अब सम इज इक्वल टू 35, तो यहाँ सम नाम का एक और वेरिएबल बना होगा मेमोरी के अंदर जिसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया होगा 35 को। तो इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म हुआ होगा ए और बी को, और फाइनली हमारे पास जो सम है वो एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया मेमोरी के अंदर जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 35। तो इस तरीके से जो डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं, एक वैल्यू दूसरे को असाइन करना या ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ये सारी चीज़ें हमारे कोड के अंदर हो रही हैं और मेमोरी में कुछ इस तरीके से हो रही हैं। अब इसके बाद बात करें अगर मल्टीप्लाई की, तो इसे कर देते हैं कमेंट आउट और एक और वेरिएबल बनाते हैं मल्टीप्लाई, तो हम लिख देंगे ए बी। अब मैथ्स में ए बी हम ऐसे ही लिख देते थे कि ए बी, बट जावा के अंदर ऐसा नहीं होता, इसलिए ये पोर्शन रेड हो गया है। जावा के अंदर आपको मल्टीप्लाई का सिंबल देना पड़ेगा, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे तभी वो करेक्ट होगा। आप फिर प्रिंट करवा सकते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट, जो कि हमारे लिए निकल कर आएगा 250। अब मल्टीप्लाई के अलावा भी डिवाइड, क्वोशंट, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम वेरिएबल्स पर लगा सकते हैं अपने डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए। अब इन सबको हम आने वाले सेक्शंस में बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे होंगे, जब हम टाइप कास्टिंग को डिस्कस कर रहे होंगे, तो वो थोड़े से एडवांस्ड हो जाते हैं। अभी हम बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, तो इस तरीके से बेसिक तरीके से हमने अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर लिया है। अब इसके बाद बात करते हैं क्विज की। तो डेटा टाइप्स पर ही एक क्विज है जिसको हम सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है, हमें कैलकुलेट करना है a इंटू बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। ए की वैल्यू दे दी है 10, बी की वैल्यू दे दी है 5। अब ये क्विज थोड़े आपको 11-12 टाइप्स लग रहे होंगे, बट इस तरीके की चीज़ें जब हम करते हैं तो एक तरीके से हम स्कूल सिस्टम में अपने कोडिंग सिस्टम में शिफ्ट हो रहे हैं। हम कोड को भी देख पा रहे हैं, मैथ्स को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, तो काफ़ी लॉजिकल कनेक्शन है इन दोनों का। तो ये हमें क्वेश्चन दे दिया, हमें दो ऑप्शंस दे दिए कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आउटपुट हमें दे रहा होगा। अब सबसे पहले मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5, इसका आंसर आना चाहिए 50 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 10। अब इन दोनों ऑप्शंस को देखेंगे, क्या इन दोनों का आंसर 10 आता है या नहीं आता। पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहले हमने लिखा है 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5। अब जावा के अंदर बॉडमास रूल नहीं चलता। बॉडमास यानी मैथ्स वाला रूल। जावा के अंदर प्रायोरिटी होती है ऑपरेटर्स की, कि सबसे पहले प्रायोरिटी में आता है मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर एक मॉड्यूलो नाम का ऑपरेटर होता है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। बेसिकली इस ऑपरेटर से हम रिमाइंडर निकाल रहे होते हैं। इन तीनों की प्रायोरिटी माइनस और प्लस से बड़ी होती है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब ये हमने याद रख लिया, उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करें इस चीज़ को, कैसे करेंगे। जावा के अंदर कैलकुलेशन लेफ्ट टू राइट चलती है, तो हम भी लेफ्ट टू राइट चलेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 5 से 50 आ गया, डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5 ये आ गया। उसके बाद 50 डिवाइडेड बाई 10 हम कर रहे होंगे, 10 माइनस 5 नहीं, 50 डिवाइडेड बाई 10, उससे हमारे पास आएगा 5 माइनस 5 यानी कि 0। तो पहले वाले ऑप्शन का जो आंसर आया है वो हमारे पास आया है 0। अब उसी तरीके से दूसरे वाले ऑप्शन को अगर एनालाइज करें,
इसमें हमारे पास क्या होगा, पैरेंथेसिस होंगे 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5। तो सबसे पहले जो वैल्यू सॉल्व होगी वो सॉल्व होगी पैरेंथेसिस के अंदर वाली। तो 10 इंटू 5 यानी 50 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 यानी 5। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 10। अब इस तरीके से हमारे पास आ गया 10। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान सा क्विज था, ये तो बहुत मैथ्स है, इसमें कोडिंग का कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे टाइम पर एक टेस्ट हुआ था अमेजोन का ऑफ कैंपस। उसमें फर्स्ट राउंड में अमेजोन ने बहुत क्विज टाइप क्वेश्चंस पूछ लिए थे जो लैंग्वेजेस के फंडामेंटल्स पर बेस्ड थे। तो जैसे कि ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, टाइप्स, या फिर उसके अलावा पॉइंटर्स भी आ जाता है C++ में। तो ये बहुत बेसिक माने जाते हैं टॉपिक्स। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिए थे और उसमें फिर थोड़े बहुत जो स्टूडेंट्स वो कंफ्यूज हो गए थे जिनके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं थे। इसलिए फंडामेंटल्स क्लियर रखने हैं और ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना। जो भी चीज़ें, हर बेसिक चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशंस कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं, वैल्यू कैसे असाइन हो रही है, टाइप कन्वर्जन्स कैसे होते हैं जो हम आगे जाके सीख रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है कोड में वो हमारे लिए निकल कर आया है बी ऑप्शन। अब बात करते हैं जावा में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो है जावा के अंदर इनपुट लेना। जावा के अंदर इनपुट हम एक स्कैनर क्लास की हेल्प से लेते हैं। तो एक स्टेटमेंट लिखते हैं, तो स्टेटमेंट हमने लिखी है स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हमने इंपोर्ट किया है java.util नाम का एक पैकेज करना मतलब वहाँ पर बहुत सारा कोड लिखा होगा जिस कोड को हम अपने कोड के अंदर यूज़ कर रहे होंगे। ये हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। अब इस चीज़ को, इस पैकेज को हमने इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ से इंपोर्ट किया हमने स्कैनर क्लास। अब इस क्लास के अंदर हमने पास कर दिया system.in। तो जिस तरीके से आउटपुट के लिए यूज करते थे system.out, इनपुट के लिए यूज करते हैं system.in। यानी हमारे कंसोल से, हमारे टर्मिनल से, हमारी इनपुट विंडो से हमने इनपुट को ले लिया है। अब इनपुट को लेने के लिए बाद हमें उसे कहीं पर स्टोर कराना पड़ेगा। मान लेते हैं हमें इनपुट लेना है किसी का नेम। तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे वेरिएबल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमारे पास आने वाला है नेम। नेम को हम कुछ इस तरीके से लेंगे sc.next। यानी ये जो स्कैनर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर क्लास का, इसमें एक फंक्शन है नेक्स्ट। इस नेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से हम इनपुट को लेने वाले हैं। ये इनपुट आएगा और हम क्या करेंगे, इसी इनपुट को हम प्रिंट करवा देंगे, यानी नेम को हम प्रिंट करवा देंगे। तो इसको रन करते हैं, कोड को इसे ऊपर ले आते हैं थोड़ा सा। कोड को जब रन करेंगे तो यहाँ पर हमें अपना इनपुट पास करना पड़ेगा। इनपुट पास करते हैं टोनी। हमने एंटर किया तो हमारे लिए क्या हुआ, सबसे पहले उसने हमारा इनपुट लिया, फिर उसी इनपुट को आउटपुट करके दिखा दिया और एग्जिट कर गए कोड से। तो स्कैनर क्लास की हमने ऑब्जेक्ट बनाई, वहां से हमने इनपुट लिया sc.next करके, फिर उसी इनपुट को हमने प्रिंट करवा दिया। अब एक खास चीज देखते हैं, नेक्स्ट से, यानी नेक्स्ट हमने इनपुट ले लिया। यहां पर अगर हम दोबारा अपने नाम को एंटर करवाना चाहें उसे करवाते हैं, पर यहां पर पूरा नाम पास करते हैं। पूरा नाम हमने पास किया, लेकिन हमारे पास प्रिंट सिर्फ फर्स्ट वर्ड हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं तो वो एक ही टोकन लेता है। अब सेंटेंस की अगर बात करें, माय नेम इज टोनी स्टार्क, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं। इनमें हर एक सिंगल वर्ड एक सिंगल टोकन है। अगर आप नेक्स्ट फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो एक सिंगल वर्ड यानी एक टोकन आएगा। अगर आपको पूरी लाइन को इनपुट लेना है तो यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा फंक्शन नेक्स्ट लाइन। जब हम नेक्स्ट लाइन लेकर रन करेंगे अपने कोड में तो क्या होगा, यहां पर हम लिखते हैं पूरा नाम और इस बार हमारे लिए पूरा नाम प्रिंट हो गया आउटपुट में। तो यानी नेक्स्ट लाइन को यूज करने से हमारे पास पूरी लाइन इनपुट हो गई। अब उसी तरीके से जैसे नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन होता है, वैसे ही स्कैनर क्लास के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस के अंदर आ जाता है हमारा नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट यूज होता है इंटीजर टाइप को इनपुट लेने के लिए। उसके अलावा आ जाता है नेक्स्ट फ्लोट। नेक्स्ट फ्लोट होता है फ्लोटिंग टाइप के इंटीजर, फ्लोटिंग टाइप के नंबर्स को लेने के लिए। फ्लोटिंग टाइप यानी जिसमें आपका डेसिमल आ जाता है, तो उस तरीके के नंबर अगर आपको इनपुट लेने हैं तो उनको इनपुट करने के लिए आपका नेक्स्ट फ्लोट यूज होते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट लॉन्ग, ऐसे बहुत सारे आपके टाइप्स जो हैं वो आ जाते हैं जिनको आप इनपुट ले सकते हैं अपने कोड में।
अब इनपुट की हमने बात कर ली, इस पर अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने आज सीखे हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो साथ में हमने मीम भी डाल दिया है जो शायद काफ़ी स्टूडेंट्स को रिलेटेबल लग रहा हो जावा पढ़ते हुए। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो हमें लेने हैं दो वेरिएबल्स यूजर से ए एंड बी और हमें प्रिंट करना है उनका सम। तो कुछ इस तरीके का कोड होगा कि हम स्कैनर क्लास बना रहे होंगे, ए और बी को इनपुट ले रहे होंगे, उसके बाद सम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें ए प्लस बी कर देंगे एंड फाइनली प्रिंट करवा देंगे अपने सम की वैल्यू को। तो हम देख पा रहे हैं कुछ 4-5 लाइनों का हम कोड लिखेंगे जिस कोड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो कोड को अगर देखें तो सबसे पहले बनाएंगे अपनी स्कैनर ऑब्जेक्ट। स्कैनर ऑब्जेक्ट को हमने बनाया, इसके बाद क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे ए और बी। तो इंट ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा sc डॉट नेक्स्ट इंट। हमने अभी डिस्कस किया था कि नेक्स्ट इंट फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यूज को इनपुट लेने के लिए यूज होता है। उसके बाद इंट बी, वो भी नेक्स्ट इंट से, तो दो इंटीजर वैल्यूज को हमने इनपुट ले लिया। अब क्रिएट करेंगे एक तीसरा वेरिएबल जिसका नाम है सम। तो इंट सम की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी। तो हमने ए को इनपुट ले लिया स्कैनर ऑब्जेक्ट से, बी को इनपुट ले लिया स्कैनर ऑब्जेक्ट से। अब इंट सम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें ए प्लस बी हमने कर दिया। अब हमें आउटपुट करना है इसी सम को, तो अपने आउटपुट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और प्रिंट कर देंगे अपने सम को। अब आप देखेंगे कि काफी टाइम से हम जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए डबल कोट्स नहीं यूज कर रहे, हम सीधा सीधा उन्हीं वेरिएबल्स को लिख देते हैं। पहले भी जब हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी कि नाम को इनपुट लेके नाम को ही आउटपुट करा दिया था, तो हमने वहां पर इस तरीके से डबल कोट्स नहीं डाले थे। ऐसा क्यों हुआ, एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं कि डबल कोट्स डालेंगे तो क्या होगा। अगर हम इस कोड के अंदर डबल कोट्स डालेंगे तो मान लेते हैं ए हमने एंटर किया 10, बी एंटर किया 5, हमारे लिए प्रिंट क्या हुआ, सम प्रिंट हो गया। सम प्रिंट होने का मतलब है कि डबल कोट्स के अंदर जो चीज लिख दोगे वो वैसी की वैसी प्रिंट हो जाएगी, पर हमें ये वाला सम प्रिंट नहीं करवाना, हमें दोनों वैल्यूज का सम प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हमें डबल कोट्स यूज नहीं करने, सीधा का सीधा अपने वेरिएबल को इन पैरेंथेसिस के अंदर लिख देना है। तो वहां पर सम नहीं प्रिंट हो रहा होगा, सम के अंदर स्टोर्ड वैल्यू प्रिंट हो रही होगी मेमोरी की। इसको दोबारा रन करते हैं, दोबारा हम अपना इनपुट पास करते हैं विच इज 10 एंड 5 और अब हमारे लिए प्रिंट हुआ है 15। तो 10 एंड 5 का सम हमारे लिए प्रिंट हो गया। हमने यहाँ कॉन्सेप्ट यूज कर लिया इनपुट का, वेरिएबल का, डेटा टाइप का, उसके साथ साथ हमारे आउटपुट का। तो आज हमने 4 जो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग होते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ जावा होते हैं, उन्हें डिस्कस कर लिया है। इसके बाद और भी चीजें डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम जावा को कंप्लीटली कवर कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो आई होप कि आज की जो क्लास है उसमें चीजें क्लियर हुई होंगी। नीचे जो नोट्स हैं उसके अंदर और भी एडिशनल कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने आपको दिए होंगे, तो नोट्स को आप जाकर रेफर कर सकते हैं। उन नोट्स में जो मेंशन्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें हमें प्रैक्टिस करना है नेक्स्ट क्लास से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।